10वें सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां सेशन इंपॉर्टेंट है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी बातें करते 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 अब हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। इसमें धनंजय जी हैं, धनंजय जी आ गए। मैं धनंजय जी, ये जो हमारा ये सेशन है, ये है कि न्यायपालिका पर सवाल, आखिरी उम्मीद ने भी किया नाउम्मीद। कहना यह है कि जब हम लोग एक जनरली ये होते थे कि कोर्ट, ये माना जाता था कि भाई अगर कहीं न्याय कुछ नहीं होगा, सरकार नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं होगा, तो कोर्ट में जाके मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा लग रहा है कि अब कोर्ट में ही नाउम्मीदी करती है। बहुत से ऐसे केस आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें नाउम्मीद किया। वक्ती तौर पे कभी कोई ऐसा छोटा मोटा कोई टिप्पणी कर देते हैं, हम सब लोगों को खुशी होती है कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा टिप्पणी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लगता यह है कि ये तो मामला कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ विद्वान वकील लोग हैं, लेकिन उनसे बात शुरू करने से पहले धनंजय जी, मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि मेरी बहुत सी चीजों को, हम सब लोगों को, एक आम जनता को न्यायालय से क्या उम्मीद होती है, हम उसकी तरफ किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हमें न्यायालय एक ऐसी जगह है जहां का करप्शन दिखता है। मैं अपनी बात बता दूं, मैं करीब 40 साल पहले किसी पैरवी के लिए गया था और वहां जो हाकिम, जो जज साहब बैठे थे, उन्हीं के नीचे वो पैसा देना था। तो मुझे अजीब सा लगा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भैया हुआ कि नहीं नहीं दो, पेशकार को पैसा दो। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे पकड़ के पीटेंगे ही नहीं, ये तो जेल में अंदर बंद करवा देंगे कि आप उनके नीचे घूस दे रहे हैं। तो पता ये लगा कि नहीं नहीं, ये यहां पे घूस देना सब अलाउड है। तो अब मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये करप्शन वहां का दिखता है और हम उन्हीं से न्याय की उम्मीद करते हैं। मैं एक लार्जर क्वेश्चन को, और अभी जो न्यायपालिका की स्थिति है, मैं थोड़ा उस पर भी आपसे एक बार एक चर्चा करना चाहूंगा। धनंजय, आप ओपन कर दें इस सेशन को, फिर आगे लेके चलते हैं। देखिए, सब लोगों को नमस्कार। और सबसे अच्छी बात है कि आप न्यायपालिका पे बात कर रहे हैं, और इस पे बात करना इसलिए जरूरी है, हालांकि 10वां सेशन है ये। हम जिससे चल रहे हैं, हमारा देश जिससे चल रहा है, हमारा पूरा सिस्टम जिस बात से चल रहा है, वो क्या है? वो है ये भारत का संविधान। और भारत का संविधान की पहले पेज पे लिखा हुआ है, उसको एक बार हम पढ़ना चाहेंगे, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं लोग, प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। पहले हम उसको पढ़ें ताकि दर्शक भी जो है हमारे सामने वो इस बात को समझे। उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब जो मैं शब्द बोलूंगा वो धीरे धीरे बोलूंगा, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस देश में जितने नागरिक, जितने लोग हैं, जिसको लोग नेता लोग खास करके जनता बोलते हैं, जनता बोलते थे। जनता मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, जनता मतलब हो जाता है वो जनता एक्सप्रेस हो जाता है, जिस गाड़ी को सबसे ज्यादा सेंटिंग में डाला जाता है वो जनता हो जाता है, सबसे आखिर में वो आता है। अब तो नया ये आ गया कि 80 करोड़ जनता को कह रहे हैं कि हम मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, तो मुफ्त का भोजन दे रहे हैं। फिर उसमें आगे पंक्ति है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। पहला ही शब्द जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी पे, वो भी नागरिक है, उससे पेशाब कर रहा है। ये व्यक्ति की गरिमा का सवाल है। और उसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पाँव धो दिया, कोई बोल रहा है हमने मुंह धो दिया, तो उसे गरिमा वापस लौट आई। और मैं उसका वीडियो देख रहा हूं कि वो कह रहा है कि जिन्होंने हम पे पेशाब किया हमारे गांव के हैं, पंडित जी हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्यों कह रहा है वो? इसलिए कह रहा है कि उस व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी गरिमा की, उसे अपनी गरिमा की पहचान नहीं। 75 साल में भी अगर एक आदमी अपनी गरिमा नहीं पहचान पा रहा है, 75 साल में भी अगर हमारी व्यवस्था किसी नागरिक की गरिमा को नहीं समझ पा रहा है, 75 साल के बाद भी अगर भारत का प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति, अभी आदिवासी राष्ट्रपति है, वो एक नागरिक की गरिमा नहीं पहचान पा रही हैं, तो ये बड़ा जो है विषम काल है, कठिन काल है, इसको समझने वाली बात है। अब जब न्याय की बात आती है तो आपने जो प्रस्तावना में कहा कि भ्रष्टाचार दिखता है,
मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार दिखता है तो छोटा शब्द है, बहुत कुछ दिखता है उसमें सब भ्रष्टाचार भी दिखता है। आप लाइए लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो मैं गया नहीं इसलिए बता नहीं सकता, हाई कोर्ट भी गया हूं, वहां भी घूस है। लेकिन लोअर कोर्ट जाइए, जो सेशन कोर्ट वगैरह वगैरह होते हैं, वो ऐसा लगता है इसके भ्रष्टाचार के दलदल के किनारे आ गए हैं कि अगला पैर बढ़ाएंगे तो धंस जाएंगे उसके भीतर। और न्याय जो है मिलता नहीं है, न्याय खरीदते हैं जिनके जेब में पैसे हैं। अब एक आध चीजें हो जाती है, कभी कभी अच्छी चीजें भी हो जाती है, जैसे ट्रक ड्राइवर की बेटी आईएएस हो जाती है, ट्रक ड्राइवर की बेटी आईएएस हो जाती है कभी कभार। वैसी ही घटना है कि कभी कभी किसी गरीब आदमी को भी न्याय मिल जाता है। लेकिन आम तौर पे जो न्याय की परिभाषा है, या जो न्याय की परिभाषा हमारे गांव के लोग या हमारे शहर के लोग समझते हैं, वो ये समझते हैं कि किसी को फंसाना है तो उसके खिलाफ केस कर दीजिए। हमारे गांव में ये आम है, ये बहुत ये कर रहा है, इस पर 5 को केस कर दीजिए ना, ठीक हो जाएगा ये। जैसे राहुल गांधी को हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पे 10 केस कर दिया गया, लो लड़ो चुनाव, बनो नेता। तो ये जो भाव है ये क्यों है, ये फंसा देने वाली बात। फिर मैं कहूँ कि हमारे गांव में अक्सर कहा जाता है, क्योंकि हम लोग किसान हैं आनंद जी, तो हमारे गांव में कहा जाता है कि जो है दादाजी ने केस किया था, पोता के सामने फैसला आएगा। मतलब 25-25, 30-30 साल तक फैसला नहीं आता है। और मैं अगर पुरानी बात करूं, थोड़ा 20 साल 25 साल पीछे ले जाऊं, जो मैंने देखा है कि ज्यादातर हमारे बिहार में कायस्थ जो है उसमें हुआ करते थे वकील, और वो अक्सर शहरों में, अब कायस्थ तो गांव में रहे नहीं, सब शहर शिफ्ट कर गए। तो उनके यहाँ जो कुर्मी थे, हमारे इलाके में कुर्मी बहुल है, नीतीश कुमार के कास्ट के लोग, तो उसको जो है वो आते थे, वो दही और चूड़ा लेकर के आते थे, वो कायस्थ जो वकील साहब होते थे, या कद्दू लेकर के आते थे उनके घर पे कि सर डेट है ना, तो ऐसे हाथ जोड़ करके आते थे। वो तो कुर्सी पे बैठे रहते थे, ये नीचे जमीन पे ऐसे करके बैठा रहता है ना, कि अब केस है, अब आप देखिए। और फाइनली ये होता था कि 2 भाई की लड़ाई है खेत के लिए या घर के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, और दोनों भाई में से जो कमजोर है उसकी सारी चीजें बिक जाती थी, और तो भी न्याय नहीं आता था। ये हमने देखा है। तो न्याय ये है। अब एक और मैं बात कहूं, लंबा नहीं करते हुए, कि अक्सर आपने जो सवाल रखा न्यायपालिका पे सवाल, हमने देखा है ये हम आपस में जब डिबेट करते हैं तो भी डरते नहीं, हम न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्यों न्यायपालिका पे सवाल? कौन है न्यायपालिका? जब हम अपने भगवान पे सवाल कर सकते हैं, जब हम नागरिकों से सवाल कर सकते हैं, जब हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, जब संविधान में लिखे शब्दों पे सवाल कर सकते हैं, तो खुद से सवाल, तो आपसे जज साहब से सवाल क्यों नहीं कर सकते? न्यायपालिका से सवाल क्यों नहीं कर सकते? अब फिर बात आती है अवमानना की बात, कि जो आदेश आया है क्या उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैं उनके आदेश का पालन नहीं करता हूं तो मैं कसूरवार हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि सरकारें, ताकतवर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, कोई नहीं मानता किसी आदेश को। गांव में मैंने देखा है किसी ने, दबंग आदमी ने जमीन पे कब्जा कर लिया किसी के घर पे, कोर्ट से आदेश आ गया कि हाँ इसी की, उसको डिग्री हो जाना या डिक्री हो जाना कहते हैं उसको लोग। उसके बाद भी वो नहीं ला पाता है, दरोगा जी के यहाँ दौड़ते रहता है कि दरोगा जी मेरा कब्जा तो दिलवाइए, कोर्ट से तो आ गया, ये देखिए कागज। तो बोलते हैं कि जाओ जज साहब को बुला के लाओ, वही दिलवाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। ये है न्याय आपका। और जिस न्याय पे हम गर्व कर रहे हैं, हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमने न्याय शब्द लिख तो रखा है कम से कम। नहीं तो कल ये भी हटा देते, सत्यमेव जयते को हटाने का जिसे प्रयास किया जा रहा है, झूठ में जयते किया जा रहा है। जो झूठ बोलेगा वही सबसे ऊपरी पद पे बैठेगा, जो घूस लेगा। देखिए हम मैं गांव से हूं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, हमारे गांव में क्या कहा जाता है, अरे फलाना जो है बहुत घूस लिए, पकड़ा गए जी, लेकिन फिर घूस देके बच गए। अब बताइए, घूस लेते हुए पकड़े गए, फिर घूस देकर के बच गए, तो घूस जिंदाबाद है, रिश्वत जिंदाबाद है, किधर न्याय है? और एक और जो बड़ी दुखद बात है, जो हम समझदार लोग तो समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, लेकिन एक और दुखद बात है कि हमारे समाज में न्याय, अन्याय, रिश्वत, ईमानदारी, ये जो सकारात्मक जितने सारे शब्द हैं ना, वो बेमानी कर दिए गए, वो हास्यास्पद बनाए गए। जैसे अगर कहिए कि जो है फलाना तो बड़ा ईमानदार आदमी, तो उस पर लोग हंसते हैं, बेवकूफ है। तो इसलिए आजकल हमारे इलाके में दामाद भी ढूंढते हैं जो बेटी के लिए, वो ऐसा आदमी ढूंढते हैं जिसने खूब पैसा बनाया हुआ। तो कहते हैं कि पटना में देखिए ना कितना बड़का मकान बनाया है, 3 तल्ला मकान है, 2 कट्ठा जमीन लिए हुए हैं। कौन सी करते हैं? तो रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क हैं। बताइए, रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क आदमी जो है 2 तल्ला मकान बनाया हुआ बड़े गर्व से कह रहे हैं। मुझे एक और आपत्ति है लोगों से, नागरिकों से मुझे कहना है
बाकी तो सब कहते ही रहते हैं लोग। जितने बड़े पदों पे बैठे हुए हैं सब बोलते कुछ है करते कुछ है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो गारंटी देते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ, जो जिन्होंने घोटाला किया है उनको जेल में बंद करने की गारंटी देता हूँ। सामने हम देखते हैं कि मंच पे वो देते हैं गारंटी और मंच के नीचे उतरते हैं तो यहाँ जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं वो। तो गारंटी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि हमारे गांव नागरिकों से ये कहना है कि आप जब कहते हो कि बहुत भ्रष्टाचार है, आनंद जी, बिहार में जब चुनाव हो रहा था पिछला, तो जर्नलिस्ट लोग गए थे, चैनल वाले जाते हैं आम आदमी से पूछने के लिए क्या है नीतीश कुमार की गड़बड़ी, तो बोला बहुत भ्रष्टाचार है। तो एक पत्रकार ने नहीं पूछा, मैंने कहा मैं होता तो पूछता कि ये बताइए कौन कौन भ्रष्टाचारी है। क्या आपका भतीजा अगर किसी नौकरी में है तो भ्रष्टाचार नहीं करता है? क्या आपके ससुर जी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? क्या आपका बेटा भ्रष्टाचार नहीं करता है? क्या आपकी जो भी बेटी है नौकरी में या जो भी नौकरी में है क्या भ्रष्टाचार नहीं करते हैं वो? अरे इधर का सीईओ, नालंदा जिला का सीईओ रोहतास में काम करता है, रोहतास का सीईओ नालंदा में काम करता है। वो उधर घूस ले रहा है या इधर घूस ले रहा है और बोल रहा है सब घूस। कौन घूस ले रहा है? हम भी ले रहे हैं ना। हमारा ही भाई जो नौकरी में सीईओ बना है या जो वीडियो बना है या जो कलेक्टर बना है या जो मंत्री बना है वही घूस ले रहा है ना। तो ये सब कहने के लिए बातें हैं, लेकिन अब चूंकि न्याय की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, तो बड़े और एक लाइन जो और बड़ी अच्छी लिखी हुई है, व्यक्ति की गरिमा, नागरिकों की गरिमा। क्या नागरिकों की गरिमा पर हम कभी चर्चा कर पाए? न्याय पे तो फिर भी चर्चा कर रहे हैं। और ये गरिमा तब तक नहीं बनेगी जब तक न्याय नहीं आएगा। जी मैं एक और चीज, मैं सुबह से बता रहा हूं, मेरे एक दोस्त हैं राजीव त्यागी, वो हर सेशन के लिए एक शेर भेज रहे हैं। उन्होंने इस सेशन के लिए एक शेर भेजा है, तेग मुंसिफ हो जहां दार और रसन और शाहिद। मैं बहुत समझता नहीं हूं इसलिए मैं इसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी, तेग मुंसिफ हो जहां दार और रसन और शाहिद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल के सिवा। मेरा समझ में ही आ रहा है कि जो कल्प्रिट है वही जो उसको उसी को बेगुनाह कहा जा रहा है। मैं के राय साहब आपके पास आ रहा हूं। के राय साहब को मैं इंट्रोड्यूस पहले भी किया हूं। के राय साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, और अब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। राय साहब, मुझे एक चीज ये बताइए, एक तो एक आम जनता को, मैं आम जनता को कह रहा हूं, अच्छा एक तो भाई मेरे ये सचिन शर्मा साहब हैं, सचिन शर्मा साहब बार बार मत लिखिए, वो दिक्कत होती है मुझे। एक सचिन शर्मा साहब आए हैं मेरे यहाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने आज छुट्टी ली है आपका कार्यक्रम देखने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझे 15 लाख रुपए कहाँ मिलेंगे वो बताइए, मुझे कौन सी कार्रवाई कर। वो सुबह से मेरे पीछे ये लग गए हैं कि साहब आप कोई ये आदमी बताइए तो ये 15 लाख वाला किस, फिर वो कह रहे हैं वो किस चौक पे मिलेंगे, वो ये मेरे पीछे लगे हैं। सचिन शर्मा साहब, मैं कोशिश करता हूं कि कहीं से आपका जवाब निकले, लेकिन एक ही चीज को बार बार मत रिपीट करिए, उससे थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। केके साहब, आपसे पूछना है, एक तो जरा लोगों को आम भाषा में जब कहा जाता है ना, मैं भी बहुत दिनों तक छोटा था कि बार काउंसिल, मुझे लगता था कि ये सब वकील लोग, ये बार मतलब ये तो कुछ शराब और आप पीने का अड्डा होता है क्या, क्योंकि ये बार बोला जाता है वकीलों को। मैं दर्शकों, जितने वकील हैं भाई वो बार होते हैं और एक बेंच होती है। और बेंच इसलिए कहा जाता था कि शायद पहले सुनते हैं कि पुराने जमाने में वो एक कोई रोक लगी रहती थी, उसके आगे केवल जज जा सकते थे, ये वकील नहीं जा सकते, उससे बेंच हो गया। खैर, मैं एक के राय साहब एक किस्सा बताया। मैं अभी 4-6 दिन पहले किसी एक जज साहब ने मुझे ये बताया, और उन्होंने कहा कि जब मैं वकालत कर रहा था और अभी जज नहीं बना था, तो मैं किसी कोर्ट में गया और उस कोर्ट में मैं पता लगा कि दिक्कत होती थी। फिर मैं आके एक दिन अपने सीनियर से कहा कि साहब वो जज बड़ा भ्रष्ट है, बड़ा दुष्ट है। तो उनके सीनियर ने कहा एक चीज जान लो, अगर हाकिम भ्रष्ट है तभी वकालत चलेगी, और ये गांठ बांध लो। तो हम इन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि अगर तुम्हें तो फीस मिलेगी 5-10 रुपया। देखिए, एक पक्ष तो हम लोग वकीलों का बता रहे हैं, लेकिन गांव के वकीलों की जितनी दिक्कत है, उनका सर्वाइवल जितना मुश्किल है, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी भी नहीं है, बीमारी आराम पड़ती है, कोई किसी तरह का मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं है। खैर, तो उनका कहना यह था कि अगर भ्रष्ट ऊपर हाकिम है तो उसके नाम पे तो लोग 10-5 हजार रुपया घूस दे जाएंगे, लेकिन फीस के नाम पे अगर मांगेंगे तो 10-20 रुपया कि आज नहीं है, कल नहीं है, अगली बार दे देंगे करके भाग जाएंगे। तो उनका कहना यह था कि भ्रष्ट हाकिम, और शायद अब वो भ्रष्ट हाकिम ही नहीं, लोगों को लगता है कि जहां भ्रष्ट है वहां पे काम जरूर हो जाएगा। राय साहब, आपसे सीधे सीधे ये बात
कि आज लोगों का धीरे 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 इस न्याय व्यवस्था से थोड़ा मतलब इसको कह रहे हैं ना, उनका विश्वास हटता जा रहा है। और एक केस में याद दिला दूं आपको हाई कोर्ट का, मतलब दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा लिखित होने के बाद भी हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एस एन शुक्ला साहब नाम के एक जज साहब 2.5 साल बिना केस के बैठे रहे, क्योंकि उनकी साठगांठ कहीं ऊपर जगह थी, जहां थी उन जगह वो फाइल नहीं आगे बढ़ाई गई। वो 2.5 साल बिना एक भी केस देखे पूरे हाई कोर्ट के जज की सारी सुविधाएं लेते रहे, और उसके बाद जब रिटायर हुए तो उनको सारा बेनिफिट भी मिला। ऐसे में लोगों का विश्वास नहीं उठ रहा है धीरे धीरे राय साहब, मतलब ये तो एक खराब व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके क्षमता को या कहीं स्टेमिना को एक बार तारीफ कर दूं कि आप 8वें सेशन में हम लोगों से ज़्यादा तरोताज़ा लग रहे हैं। मैं वो वाली बात नहीं पूछूंगा कि आप खाते क्या हैं, जो प्रधानमंत्री से पूछा क्या था। नहीं, वो चूंकि चुपचाप नहीं, गुजरात से उसकी सप्लाई चुपचाप आती है, तो वो नहीं बताया जाएगा। या आप थकते क्यों नहीं, ये सारे प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा। ये दुखद बात है। धनंजय कुमार जी ने बहुत विश्वसनीय ढंग से सारी बातें रखी। आपने भी आते ही पेशकार के घूस का किस्सा सुना है। मुझे ऐसा कुछ बहुत अनुभव नहीं, मैं तो श्रीलाल शुक्ला के राज दरबारी में जब पढ़ा तो मुझे न्यायपालिका को एक बार हिंदी के उपन्यासों के जरिए जानने का मौका मिला, लेकिन फिर मैं वकालत में आया तो मेरे लिए चिंता कभी 70 साल के सफर में यहाँ तक पहुंचे हैं कि लोग यह मान के चल रहे हैं कि भाई आप इंसाफ को खरीद सकते हैं, आप जज को खरीद सकते हैं। इस पतन का कारण क्या है? क्या भारत का संविधान, जो इतनी बड़ी संविधान सभा ने निर्मित किया, जिसमें 395 अनुच्छेद है, जिसमें 12 शेड्यूल्स है, जिसमें 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस देश के सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट ने किया है, उस संविधान के अनुसार इस देश की न्यायपालिका को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एकदम खतरे में, दूसरी चीज जो आम आदमी का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, डिग्निटी का कंसेप्ट है और फ्रीडम का कंसेप्ट, वो अभी बिल्कुल खतरे में। आपको मैं बताऊं कि सिरवई साहब, एच एम सिरवई साहब जो भारत के संविधान पर किताब लिख रहे थे, वो इतनी महत्वपूर्ण किताब है जैसे आप भागवत गीता समझ लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सचमुच पढ़ना है तो सिरवई साहब जब वो लिख रहे थे तो उस समय उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऑफर हुआ था। वो चिट्ठी भी उस किताब में नए एडिशन में उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मुझे ये किताब खत्म करनी है, लिखनी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नहीं स्वीकार कर सकता। तो इतने महान ज्यूरिस्ट और संविधान विशेषज्ञों ने इतनी महान रचनाएं की, उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, इसकी कल्पना करिए। और वो सिरवई साहब लिखते हैं संविधान में, एडीएम जबलपुर वाले केस के बाद, कि ये दिस इज द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दिस जजमेंट इज ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ द जुडिशरी। इस जजमेंट ने, निर्णय ने भारत के न्यायपालिका के चेहरे पर कालिक पोत दिया है और ये भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे काला दिन है। अब आप सोचिए, जस्टिस खन्ना के अलावा बाकी चंद्रचूड़ से लेकर भगवती तक सोच रहे थे कि हम सरकार का साथ देंगे तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो ये जो हिम्मत है एक संविधान को समझने वाले की, आप कहते हैं कि मोटिव पे बात नहीं होनी चाहिए, जज की नियत पे सवाल नहीं होना चाहिए, तो कौन से जज हैं भाई जो तीस्ता सीतलवाड़ को का खारिज करते हैं, अपील का समय नहीं देते और कहते हैं जस्ट गो एंड सरेंडर, मतलब तुरंत जेल जाओ। उसका दूसरा पक्ष देखिए कि 9 बजे रात को चंद्रचूड़ साहब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे तो उनको रिक्वेस्ट होती है, वो हॉल से बाहर जाते हैं, वो बेंच बनाते हैं, दोबारा फिर फोन आता है, फिर हॉल से जाते हैं, स्पेशल बेंच बनाते हैं। और उस जज ने गुजरात के उस हाई कोर्ट के जजों पे लांछन किया, कहा कि अगर आप अपील का समय दे दिए होते तो कौन सा आसमान टूट गया होता। तो ऐसा लग रहा है आनंद सर कि जुडिशरी भारी दबाव में काम कर रही है। जुडिशरी अगर दबाव में है
तो सोचिए कि जनतंत्र भी दबाव में है। जस्टिस लोया के बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है कि लोया के केस में कौन लोग अभियुक्त थे और वो केस अपने फैसले तक पहुंचा होता अपने गति से, तो इस देश में की जुडिशियल हिस्ट्री का खलनायक कौन होता। ये सारी स्थितियां हैं। उसके बाद देखिए जरा सा, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी क्यों नहीं ये साबित करे कि हम ईमानदार है। हमने तो सुना था कि हाई कोर्ट के जजों को पहले जो है ओथ लेते थे तो इनको ऑफिशियल कार नहीं मिलती थी, उनके अपने मोटर होते थे, इनके पास बंगले अपने होते थे, इनको ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं सबको मिलता था। आज इतनी सुविधाएं हैं जजों को। आज वो मजीठिया कमेटी कौन सी कमेटी है जिसके वजह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट फोर्स में है उनको उनकी तनख्वाह अच्छी है, उनको पूल में कार मिलता है, उनको अच्छा फ्लैट मिलता है, उनको हर तरह की सुरक्षा। हाई कोर्ट के जजों को तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक जज के पास 30-30, 40-40 लोगों का स्टाफ होता है, 20-20 लोगों का स्टाफ होता है। तो फिर कौन सी ऐसी बाध्यता है जिसमें आपकी ईमानदारी का सौदा करने वाले इस धरती पे पैदा हो गए? क्या कारण है कि जिस परिवार के लोग आजादी की लड़ाई में, अगर पूरे परिवार का कुल जोड़ दिया जाए तो 80-90 साल जेल में रहे, सबका अलग अलग जोड़ दिया जाए, और खुद उनके नाना का जोड़ दिया जाए तो नाना 5 बार, मैं बता रहा हूँ कि 3259 दिन जेल में रहे उनके नाना 5 बार में। उस परिवार के एक लड़के को जो संसद सदस्यता छीनने के लिए आप क्रिमिनल डिफेमेशन में मैक्सिमम सजा दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि 162 साल का इतिहास है सीआरपीसी में, जब से सीआरपीसी बनी है 162 साल में, मैं यह दावा कर रहा हूं, मेरी बात गलत हो सकती है, ये पहला केस है क्रिमिनल डिफेमेशन का जिसमें मैक्सिमम सजा दी गई। आपने 1998 में फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट बनाया। मैं धनंजय भाई की बात को दूसरे पक्ष को रख रहा हूं कि जुडिशरी आजादी के साथ, अपने इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफेंडर्स एक्ट बनाया था कि कोई आदमी पहली बार गलती करता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, उसको सस्पेंड, सेंटेंस से लेकर कन्विक्शन सस्पेंड करिए कि 2 साल तक आपका कंडक्ट देखेंगे, आप फिर इसी तरह से माइक पे गाली दीजिएगा, बेइज्जत करिएगा, लांछन करिएगा तो हम ये सजा बहाल कर देंगे आपको। ये मौका दिया जाता है। आप 3 अदालतें, एक पर एक 3 अदालतों ने मैक्सिमम पनिशमेंट किया, और इतना बड़ा झूठ कि इनके पास 10 मुकदमे और हैं, यानी ही इज ए सीरियल ऑफेंडर। कौन से मुकदमे साहब? हमारे खिलाफ एफआईआर हो, आनंद जी, धनंजय भाई खिलाफ एफआईआर हो, तो क्या ये जोड़ा जाएगा अनलेस कि उस पर कोई जजमेंट ना हो, इस पर कोई कन्विक्शन ना हो हमारा? और कितनी बहादुरी के साथ कर रहे हैं कि इसमें सावरकर साहब के भी भतीजे ग्रैंडसन का केस है। सावरकर साहब के प्रति इतना श्रद्धा दिखाने के लिए उनको जजमेंट और कोर्ट का ही मंच मिला था। अलग से सेमिनार में जाके बोलते थे, गोडसे को भी माल्यार्पण कर देते थे जज साहब। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये देश जो है, इस देश के सबसे अच्छे उर्वर मस्तिष्क, आप सोचिए सन 1978 में आईआईटी कानपुर की टॉपर थी सुधा भारद्वाज। कल्पना करिए, सुधा भारद्वाज 1978 में आईआईटी कानपुर की टॉपर थी। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, अमेरिका की नेशनलिटी थी, इंग्लैंड में उनका अर्ली एजुकेशन हुआ था। उसके अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टॉप किया। वो वहाँ की नागरिक थी, वहाँ रह सकती थी, शंकर गुहान योगी के साथ चली आई, दिल्ली राजहरा के आदिवासियों के बीच में काम करने और वकालत करने लगी। आज ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो गई। 500 दिन उनको जेल में रखा गया। सुधा भारद्वाज जैसे प्रतिभाशाली लोग जो इस देश की जुडिशरी में इतनी ईमानदारी से, आप अगर मिले हो तो देखे हो, मैं बहुत बार पीयूसीएल के मंचों पर उनके साथ रहा हूँ। आप गांधी जी की सादगी की जितनी तारीफ करते हैं, आपको सुधा जी भी लगेंगी कि वो गांधी के ही रास्ते पे चल रही। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए फ्री लीगल एड का काम करती है, और उनको अर्बन नक्सल बता के यूएपीए के अंदर भीमा कोरेगांव के केस में अब अपने क्षेत्र में भी आने की इजाजत नहीं। 1000 दिन तक, 1000 से ज्यादा हुआ, करीब 1100 दिन या
1050 दिन हो गया होगा उमर खालिद के जेल में। अभी मुकदमा भी नहीं चालू हुआ, अभी चार्ज भी नहीं फ्रेम हुआ। जेएनयू के स्टूडेंट लीडर, अच्छा रिसर्च स्कॉलर, डॉक्टरेट, उसको आपने क्या फंसाया कि 1000 दिन से वो जेल में है। विमय कोरेगांव में कम से कम 10-12 टॉप 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 क्लास के हिस्टोरियन, समाजशास्त्री, पत्रकार, लेखक, तेलतुंबड़े साहब को कौन नहीं जानता, बाबा अम्बेडकर साहब के बहन के पोते हैं, इज एमिनेंट राइटर। सारी दुनिया में गिरफ्तारियों के बाद पूरी दुनिया में कैंपेन चलता है, पूरी दुनिया में उनकी रिहाई की मांग हो रही है, दुनिया के सारे मंचों से आवाज उठ रही है। भारत की न्यायपालिका क्यों नहीं सुन रही है इस चीज को? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत की न्यायपालिका को निडर बनाया जाए। अगर वही मैं इलाहाबाद का हूँ, इसलिए ही मैं बहुत आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का ये सर है जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया था। इंदिरा गांधी का 10% भी काबिलियत इन माननीय प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है, न ताकत है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को एक हाईकोर्ट के जज ने, जो इतिहास के गुमनामी में खो गए होते अगर वो इतना बड़ा साहस का काम, ईमानदारी का काम न किए होते। तो ये तो आप शपथ लेते हैं संविधान का, आप शपथ लेते हैं कि विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, तो यू आर बिट्रेइंग योर ओथ इटसेल्फ। जी राय साहब, कंक्लूड करिएगा, मैं जरा फसीला को भी ले लूं। और बस मैं यही करना चाहता हूँ कि आप थकते क्यों नहीं आप रुके रहिएगा। नहीं देखिए, एक चीज राय साहब हरदम ध्यान रखना होगा कि आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वकील को नहीं कह रहा हूं, साधारण एक पढ़े लिखे, जगमोहन जी का नाम सब लोग जानते हैं, भाई जस्टिस जगमोहन सिन्हा हुए थे, वो उनका नाम जानते हैं। कितने लोग इस देश के चीफ जस्टिस का नाम जानते होंगे, जो करंट छोड़ दीजिए, एक से एक चीफ जस्टिस हुए, एक से एक तुर्रम खान हुए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो शायद जगमोहन, उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात। फसीला, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर विप्लव आपके पास आऊंगा। फसीला, दिस इज वन। फसीला, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं अपने दर्शकों को, आज का सरप्राइजिंगली जो मेरा पैनल है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है ज्योग्राफी वाइज। मतलब मेरे साथ फसीला बैठी हुई है लक्षद्वीप से, सदर्न मोस्ट इंडिया। मेरे साथ धनंजय जी बैठे हुए हैं मुंबई से, वेस्टर्न बिल्कुल। मेरे साथ विप्लव बैठे हुए हैं दिल्ली से, और मेरे साथ राय साहब बैठे हुए हैं इलाहाबाद नहीं भाई, उसको प्रयागराज बुला करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट है प्रयागराज में, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज ना कहने पे मालूम नहीं कोई मुकदमा ना हो जाए। हालांकि वकीलों से बात कर रहा हूं तो उसको तो आप लोग देख ही लेंगे। फसीला चूंकि लक्षद्वीप से हैं, मलयाली भाषी हैं मूल रूप से। फसीला का जवाब ज्यादा अंग्रेजी में होगा, क्योंकि हिंदी इनकी भाषा नहीं है, और हम लोगों का वो है कि हम लोगों को मलयाली उतनी नहीं आती है। फसीला, द ओनली थिंग इज, दिस इज वन प्रोफेशन वेयर आई फील कि यू कैन प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। आप तहसील के, मैं हिंदी में भी प्रश्न पूछ लूंगा, आप शायद समझ लेंगे हिंदी इतनी। फसीला, कैन आई आस्क क्वेश्चन इन हिंदी? ओके, यस आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, तो आप सबसे छोटे कोर्ट से लेके देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो यंग जो लॉयर आता है, मैं बहुत से मेरे जो आसपास जो लोग हैं, मेरे अभी ऑफिस में एक लड़की थी, अभी कुछ दिन पहले ही गई है इंटर्नशिप करके। बहुत सपने होते हैं, और सपना मैंने किसी भी व्यक्ति को पैसा कमाने का सपना नहीं देखा। ज्यादातर लॉयर का सपना होता है कि भाई मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा जहां पे न्याय मिलेगा, जहां जो ये समाज में इस तरह की विकृतियां हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जब उस व्यवस्था में जाता है, ही गोज इन द सिस्टम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको फिर अपने सर्वाइवल के लिए शायद बहुत से चीजें, कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रिक ऑफ द ट्रेड करना पड़ता है। क्योंकि दिस इज वन प्रोफेशन जहां पे आदमी को पता है पहले दिन से कि शायद पैसा नहीं है। डॉक्टरी में पैसा है, कहीं चले जाओ, इंजीनियर साहब को पैसा है, पर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम विद अ एम कि आई विल डू समथिंग। फसीला, आप जब यहाँ आई और आज आप जितने साल प्रैक्टिस कर रही हैं,
आपका ये वाला सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है कि आप जो आम आदमी को, आपका जो फेमस केस था जब आपने लक्षद्वीप में उन फेमस एक्ट्रेस को न्याय दिलाने का काम किया था, डू यू फील सेटिस्फाइड टुडे और यू फील कि नहीं बहुत कुछ करना बाकी है? फसीला। Sir, first of all, thank you. Anand ji, you make it a point that I get a representation here. So I can only be very thankful for that. So, first of all, I have very less experience to talk about this. But if, जैसे कि मैं अगर लक्षद्वीप की बात करूं, we do not have a democracy as such because we are a union territory. हमारा अपना legislature नहीं है. तो since the time I have started to be in the legal profession, the kind of hope we have towards our judiciary has been very high. But one thing I would like to highlight is that abhi jab se the appointment of the executive head of Lakshadweep has started to get political. Lakshadweep mein we have started to see that influence over the judiciary also. Even when I talk to the senior people, they have never seen a time where the judiciary or the judicial officers of Lakshadweep were ever influenced by any of the executive decisions, or where the administrator, I would say, administrator or the collectors were so directly involved or engaged in the decisions of the courts. There has never been a time like this in Lakshadweep. So first of all, talking about satisfaction, I wouldn't say that it's a happy time for me to be here and do this, but I am glad that I'm able to be a voice and do something about it, and I'm really hopeful that things will change. And one more thing I would like to highlight is that, जैसे कि you had spoken about Aisha. Aisha was a woman who spoke during the Lakshadweep issue in the news channels, and she was charged with sedition. So I remember when she got bail from the Kerala High Court, there were so many people who just came with the observation that thank God it's Kerala High Court. So I feel, or it's thank God it's not any other High Court. That is something we should never feel about judiciary. This is not what justice is about. Like, justice should not be about who is the judge, which is the High Court. Justice should be about what is the rule of law and who is implementing it. Sadly, we live in a time where the powerful make the rule, and the interpretation and implementation is by people who have the power to control it. And it is a sad time for me working for Lakshadweep and the kind of cases that are coming up today, because as far as I have known the judicial system and the cases in Lakshadweep, it was never very serious kind of offenses like this. I think these 2-3 years are the time when the most number of criminal offenses have been charged against people. That too, people who are protesting, mostly to scuttle the voices of the people. So yeah, but I am happy that I'm able to do this, and of course I am also thankful that there has been a system that has enabled me to reach here also. But as for the state of judiciary, like this is not the best time for especially a small place like us, where we do not have our own lawmakers. So judiciary is one hope we rely on. Priscilla, I must say that you said you have the least experience, but you have the biggest hope of everyone of us. Everyone sitting here has the biggest hope on you. मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि ये क्या जो रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहेगा, लक्षद्वीप का जो सीईओ साहब बने हैं वो गुजरात के एक सज्जन को वहां ले जाके सीईओ बनाया गया. वो ऑलरेडी 2 जगह के सीईओ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो बोलते हैं वहां के. तो आप ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, जो गुजरात मॉडल है और जो इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो कितनी डीप रूटेड है ये समझना है. जो जब उनके आने से पहले वो हम एक दिन किसी और दिन धनंजय भाई और आप सब लोग, राय साहब, हम लोग केवल लक्षद्वीप पे बात करेंगे. वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे कोरोना तक नहीं आया था. ये भाई साहब आए, ये उनको कोविड का इन्होंने ऐसी की तैसी की. वहां पे
वहां पे एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, वहां क्रिमिनल केसेस नहीं होते थे। इन्होंने आए, इन्होंने उसकी बाढ़ लगा दी है। वहां पे एक एक्टर, मैं उस पे हम लोग एक दिन किसी और दिन जरूर लक्षद्वीप पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है इतनी छोटी जगह है, लोगों को नाम भी नहीं याद रहता है कहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सी से जाना पड़ता है। इन सारी चीजों के बाद मैं विप्लव अब आपके पास आ रहा हूं। एक समय था कि इस देश के लॉ मेकर्स आजादी की लड़ाई से पहले जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जितने, आंख बंद करके, उसमें से 99% लॉयर होते थे, क्योंकि अगर उनको अपने हुकूक, अपने उसकी समझ होती थी, और वो तब आम आदमी के लिए लड़ते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें 2-3 जो एक्सेप्शंस थे, जो इनको, जो लॉ की डिग्री नहीं थी, तो वो दूसरी जगह की डिग्रियां थी, पढ़े लिखे लोग थे। ये क्या हो गया कि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जजेस, जैसा राय साहब ने कहा, ओवर प्रोटेक्टेड है। एक बार जज आप हाईकोर्ट के बन जाइए, मरते समय तक आपके बहुत से प्रिविलेजेस हैं, एक दो नहीं, आपके बहुत सी प्रिविलेजेस हैं। लेकिन जब मौका आता है तो इनडिसाइसिव हो जाते हैं। मेरे प्रोग्राम में मैं कम से कम 5-6 जजेस मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, 70-70 साल, 75-75 साल की उम्र है, मुंह नहीं खोलते हैं। अभी भी मन में कहीं लालसा है कि किसी उस जगह पार्किंग एरिया में किसी ट्रिब्यूनल का कुछ हो जाऊंगा, किसी अथॉरिटी का कुछ हो जाऊंगा। अरे भाई, 75 साल के हो गए हो, पेंशन मोटी मिलती है, सरकार नौकर देती है, सब कुछ प्रिविलेजेस है, प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन नहीं, बोलेंगे नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे। मैं एक बात कह के विप्लव आपके साथ आता हूं। फसीला से भी जब मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये सब चल रहा था लक्षद्वीप में। आई वांटेड समवन फ्रॉम लक्षद्वीप। वहां के एक बड़े अधिकारी जो आईएएस है, उम्र के एक उस पड़ाव पे, उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मत बुलवाओ। अरे भाई, मैं कोई झूठ थोड़ी, आपका जो मन है वो बोलिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मुझसे मत बुलवाओ। विप्लव, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मौके पर इनडिसाइसिव हो जाते हैं। सब वो कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र वाले केस में, जैसे आपसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, जब मौका आया, आपने टिप्पणी तो बहुत अच्छी दी कि नहीं नहीं, ये सब गलत हुआ, गवर्नर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया कुछ नहीं। तो जरा मुझे इस पे बहुत वो कि मौके पे जजेस लोग क्यों, उनको कौन सी ऐसा डर है, कौन सा ऐसा लालच है कि व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ डिसीजन, जनरली ये देखा गया है कि वो नहीं, खड़े नहीं उतरते हैं। विप्लव। नमस्कार। अरुण, थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सबसे पहले देखिए, किसी भी समस्या का एनालिसिस करने के लिए उसके मैं हमेशा बेसिक्स पे जाता हूँ कि क्या है इशू। जो 3 विंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम जुडिशरी को ले रहे हैं, जिसमें हम तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की अदालत की हम बात करते हैं, वो पूरा एक सिस्टम है, वो जुडिशियल विंग में आता है, और जिसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने होल्ड किया है। और ये इट इज नो लॉन्गर रेस इंटीग्रा कि जो जुडिशरी का काम है, बावजूद इसके कि वो एक सेपरेट विंग है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, उसके पास में एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट एज ए वॉचडॉग फॉर अदर 2 विंग्स ऑल्सो। ये अभी तक होता चला आया है। तो उस होते चले आने में जिस तरह की जुडिशरी का जो, क्योंकि है तो इंस्टीट्यूशन ये, लेकिन मैन बायोलॉजिकल बॉडी से होते हैं, तो उस तरह का जो कल्चर है, जो आपने पहले के बताए थे, जो बैरिस्टर्स थे, ये जो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, सारी जो लॉयर्स थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, ये उस टाइम पे अंग्रेजों के विपरीत लड़ रहे थे। यहाँ पे जो इस टाइम के जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, ये फ्री कंट्री में रह रहे हैं। और मैं अपनी 31 ईयर्स स्टैंडिंग एट द बार, मैं अभी तक सिवाय 1 या 2 लॉयर्स के जिसका 1 या 2 मैटर ही हुआ होगा, ये मैंने नहीं देखा है। एंड दे वेरी हाईली एक्सपेंसिव लॉयर्स जो 20 लाख 25 लाख रुपए पर अपीयरेंस लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको फाइनेंशियल्स को इशू नहीं है, जिनका काम कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जो एक लॉयर का पहला कर्तव्य है जो समाज में या न्यायालय में, उनको लॉ डेवलपमेंट के लिए कुछ कहते हुए, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स देते हुए कि साहब ये लॉ को इस तरह से एनफोर्स कराइए, आपने पास कर दिया, इसको एनफोर्स कैसे कराइए। लॉ डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू माय very conservative opinion, with all due respect in regards to all fellow senior lawyers, उनका contribution zilch negative है। और उस बीच में अगर हम 1950 से अगर आप देखें, अगर कोई चीज की तरक्की नहीं हो रही है तो वो स्टैग्नेशन है, और उस स्टैग्नेशन का जो रिजल्ट है वो आज हम देख रहे हैं कि इस जगह पे इतना दुर्गंध आ गई है कि यू कांट इमेजिन। बट इसमें एक चीज और जुड़ी है
कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का जो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस देख रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो तीनों विंग में अप्लाई करता है। तीनों विंग मिलकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो उस तरह के लोग पूरे तीनों विंग्स में आ गए हैं, जिसमें सत्ता में किसी भी जगह पे बने रहे वो उनका है, और उस वजह से वो अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज भी करते चले जा रहे हैं, जिसका उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दे विल डू एंड गेट अवे विद इट एंड नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन इट। सो द बेसिक प्रॉब्लम हियर इज कि हमारे यहाँ जो एक संविधान में एक जो शब्द दिया था, हम बार बार उसकी चर्चा करता हूँ, मैं फिर करूंगा, कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो पोजीशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, the council of ministers shall be collectively responsible to house of people, and whether they are being held responsible, the responsibility, accountability is the solemn duty of the judiciary, which I'm afraid for their infrastructure, for their needs, for their further growth, जब पहली दफे जज बनते उनको मालूम है कि 62 और सुप्रीम कोर्ट 65 के बाद में उनका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो उसको और एक्स्ट्रा पाने के लिए, क्योंकि उनको इतनी आदतें बिगड़ जाती हैं, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एंड दे देन डू व्हाटएवर दे हैव टू डू एट द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, वही आपको आगे लेके जाएगा, वही आपको अपॉइंट करेगा। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो बायोलॉजिकल बॉडीज हैं जजेस के नाम से, और जो एक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन को ये मार्क्ड है, जिसको अपनाना या जिसको ऑब्जर्व करना हम और हमारे जैसे जो जुडिशियल माइंड्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कंपैटिबल आज की तारीख में नहीं रह गए सर। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है, उस इंस्टीट्यूशन को वो अकेला नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन इज हैव टू बी एक्टेड अपॉन सम लिविंग बीइंग, वो उनका कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। So this is one part of it, which is very, very, which is not a happy situation for the country. Another thing which I wanted to say, जो हमारी कलीग थी लक्षद्वीप की, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक अलग कोने में है, अलग देश का है। Lakshadweep is as good as integral part as Delhi is, and it is only by virtue of operation of rule of law only. So therefore, जो कानून वहाँ पे CRPC, IPC, CPC जहाँ दिल्ली में चलती है, वो वहाँ चलती है। The only thing is you have to have a zeal, you have to have a conviction to assert कि नहीं, यही कानून है जो दिल्ली में चलेगा, यही कानून है जो किसी जगह चलेगा। Yes, there are state amendments if the subject matter is relating to a concurrent list or a state list, but the law has to be same. Constitution of India recognizes everybody. So ये मेरा से बहुत विनम्र निवेदन है कि she should not think that Lakshadweep is a small place and she can't contribute while sitting at Lakshadweep. You are an integral part of the country, and Lakshadweep is as good, as big as New Delhi or the Supreme Court or High Court is all about. That's where the rule of law is. जब हम अपने अंदर ही conviction नहीं लाएंगे तो हम अपना पीछे बैठे रहेंगे. We'll have a laid back attitude कि हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. She did a good matter as you told in some actress matters. So that's one part. मतलब मैं सेकंड राउंड हम लोग ले लें क्योंकि टाइम का है. आप सब लोगों से एक जल्दी वाला हाँ कंप्लीट करिए. हाँ करेक्ट. I have just left some meeting. आप मेरे को जो पार्टिसिपेशन में कुछ भी सवाल है वो ले लीजिए. Then I would like, with your kind permission, I like to be excused. I have left some meeting and I've just joined here. Oh नहीं. Then आप कंप्लीट कर लीजिए. मेरा एक आपसे और प्रश्न है. मैं सिर्फ इतना है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, मैं उस पर एक बहुत ब्रीफली आपसे समझना चाह रहा हूँ. ये जो बेंच जिसको बोलते हैं, जो जज लोग होते हैं, और मैं हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग बाहर से निकले, मतलब ये सारे लोग वकालत के प्रोफेशन से गए हुए लोग होते हैं, प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं. इनका किसी पर मेजॉरिटी, आई विल से मेजॉरिटी पर मेरा ये कहना है कि इनका स्वभाव, ये जज साहब लोग आप भी जब बैठते हैं, इनका इतना डिस्कनेक्ट कैसे हो जाता है? मतलब ये 35 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जज बनते ही 2-3 साल में इनका बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाता है. आप इनसे बात करिए, ये भूल जाते हैं क्या? ये मैं इस पे जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ. Very briefly, and this question is a dare question, and I'll tell you the exact answer. I'm not scared of things.
The issue is, till the time you are at the bar, so you are amongst the lawyers, but the elevation takes you by a different system. And unless until you please that different system, or you are a blue-eyed person of that system, you cannot be elevated. So once you succumb to that system which elevates you there, then your integrity lies there only. Otherwise, you will not be allowed to continue as an independent person after elevation. So they have no other option. They have no other option, because there are many things which they like to enjoy after becoming wherever they reach after elevation, and that gets facilitated only by that system which has elevated you there through the law officers of the state agency. So that's where the judgment, the adjudication gets compromised. That's where the merits of the case gets compromised. But I'm not saying it happens as a majority. But yes, there are situations where we have seen, everybody's seen it. It happens in all the levels of the court, Tehsil, High Court, and Higher Judiciary and Supreme Court also. And that is the reason why the judgments, which they know is to be delivered in a particular manner, they take it to a point and just leave it there. Because if they take it to the hilt, to the conclusive part, then it is not a happy situation for the people who have put you there. So that's a problem. So that's a problem of a person who, I can very proudly cite a name, Justice Rohinton Nariman. Everybody knew that you can't shake him. He was an unshakable judge. If he knows, see, there may be an error in the judgment, but the compromising attitude in his judgment, you will not find a comma, full stop. Absolutely honest judgments. He was not scared. So therefore, what happens when the persons who elevate you there, when some sensitive matter comes, and you have these kind of judges also sitting there. So as per the roster, the judge, such sensitive matters are not placed before those, daring and honest judges. Correct. Everybody's honest judge, but everybody's honesty is there different yardstick. Fair enough. विप्लव, मैं अब दर्शकों को एक चलते एक चीज बता दूं रोहिंटन नारिमन के लिए। एक तरफ उनकी ऑनेस्टी थी और एक तरफ जीरो कॉम्प्रोमाइज था। मतलब दैट मैन नहीं, दर्शकों को जानना नहीं, नहीं विप्लव, मैं स्पेसिफिक चीज बता दूं दर्शकों को। जस्टिस कुरैशी थे वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जजेस ऑफ दिस कंट्री। गुजरात से आए थे। उनसे लोगों को गुजरात से आए थे तो नेचुरली गुजरात मॉडल में फिट इन नहीं होते थे। उनको पहले बंबई गए और बंबई से उनको नॉर्थ ईस्ट फेंका गया था। उनकी काबिलियत किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज बनने से किसी भी तरह से कम नहीं थी। एंड इट वाज ओनली रोहिंटन नरिमन जो उस सैट ऑन फाइल की, जब तक इनका नाम नहीं होगा मैं दूसरा नाम नहीं होने दूंगा, बिकॉज़ ही वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और वो शायद 16 महीने या 18 महीने कोई कॉलेजियम ने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था, क्योंकि सरकार, एक तो उनके पीछे कुरैशी लगा हुआ था, फिर वो गुजरात से थे, फिर उन्होंने कुछ अनकंफर्टेबल नहीं, उन्होंने ईमानदारी के जजमेंट दे दिए थे। ये उनके अगेंस्ट था। इस देश में जल्दी से कंप्लीट, हाँ मेरा टाइम। We have to be, we lawyers, we have to be positive critics. We need to give a solution to the situation. We can't just leave it after criticizing it. One thing which I am trying to tell you, this whole rigmarole, what we are discussing, what we are made to discuss, is owing to the whole democratic system getting, उसमें कुछ वायरस लग गया है और ये ऑटोमेटिक खत्म होगा। जब ये ऑटोमेटिक खत्म होगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप। ठीक है धनंजय साहब, मैं क्योंकि अब खत्म हो रहा है, थैंक यू विप्लव, थैंक यू धनंजय साहब, खत्म हो रहा है। एक लाइन में जवाब चाहूंगा। मुझे एक बहुत ही शॉर्ट आंसर। ये बहुत से ट्रिब्यूनल आजकल बनने लगे हैं, बहुत से आयोग बनने लगे हैं। रेरा है, ये क्या बोलते हैं आरटीआई वाला जो है, सूचना आयोग है, और इन सब जगह ज्यादातर जगह पे, हाँ इस तरह, और इन सारी जगहों पे ज्यादातर जगह आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी उसके चेयरमैन बनते हैं।
और 99% केसेस में आपकी शिकायत उन व्यवस्था से होती है, वो होती है। और जब मौका आता है तो ये लोग अपने फेलो उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हीं का कोई जूनियर डीएम है कहीं का, तो उन्हीं का कोई जूनियर कहीं है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। आप एलडीएस, आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से लड़ते रहिए, जो चेयरमैन साहब होंगे, क्योंकि वो आईएएस हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी उनके घर में कुछ ना कुछ आया गया होगा, वहां लिए होंगे, वो जजमेंट नहीं देंगे। मैं इस पे जरा आपका कि ये बेसिक सिस्टम का ही फॉल्ट है कि खुद ही अपॉइंट हो जाओ, खुद ही बन जाओ। संजय जी, बात ब्रीफली देखिए, ये जो फसीला जी ने कहा एक लास्ट लाइन कि न्यायपालिका पे भरोसा करने के अलावा रास्ता क्या है ना? तो ये एक धर्मवीर भारती जी की किताब है, बंद गली का आखिरी मकान। तो बंद गली का आखिरी मकान तो बड़ा गड़बड़ है, बंद गली होनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में तो बिल्कुल बंद गली होनी नहीं चाहिए। और जब नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो फिर बंद गली क्यों? यहाँ तो सारी बंद गलियों को खोलने का मार्ग होना चाहिए। और जो आप कह रहे थे, जो शेर आपके दर्शक ने या हमारे दर्शक ने जो पढ़ा था, वो सरदार अली जाफरी साहब का शेर है। और वो गुजरात का भी जो डिसीजन आया राहुल को लेकर के, उस पर भी बड़ा फिट बैठता है। वो कह रहा है कि मुंसिफ यानी जो न्याय करने वाला व्यक्ति है, वही जब फांसी का फंदा लेकर के घूमे तो फिर तो भगवान ही मालिक है, एक तरह समझ। तो अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो सिस्टम बना है, सिस्टम एक चक्रव्यूह बन गया है। गड़बड़ ये है कि एक चक्रव्यूह बन गया है और सारे नागरिक जो है, जो खास करके ईमानदार है, वो अभिमन्यु हो गया है। ईमानदार आदमी बचता नहीं, वो फंस जाता है। और फंसता है तो वो क्या करता है, अपनी जरूरतों को न्यूनतम करता है या वो सह लेता है कि चलो जाने दो यार, छोड़ दो। तो ये जो स्थिति है, ये सबसे हृदय विदारक है। और मैं कहूँ एक और लास्ट लाइन कि जब मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, फलाना जी, सारे जी जो लेते हैं, जब ओथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, एक लाइन मैं बोलूं, वो कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो अब जब 4 शब्द के प्रति निष्ठा नहीं रख रहे हैं, संविधान के प्रति क्या निष्ठा रखेंगे? तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इसमें नागरिक ही कुछ कर सकते हैं, मुझे तो अपेक्षा नागरिक से। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान बनाने वालों ने जो नागरिकों को सबसे सारे अधिकार दे रखे हैं, सारे नागरिकों को अधिकार है, तो नागरिक हम बने और नागरिक अपना सिस्टम ऐसा डेवलप करे जो ऐसा ताकतवर ना बन जाए कि सबको निकल जाए। मैं दर्शक और उस पे ये संविधान की बात, ये इन मुद्दों को ज्यादा छूते हैं। तो अगर आप उस पे जाइएगा, दी नागरिक उस चैनल का नाम है, और उस पे नागरिक वाला जो शो होता है, उस पे बहुत सी इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं राय साहब चलते चलते एक बात आपसे, ये जो व्यवस्था है कि सरकार जो सरकारी है, ये सब सरकारी वकील बनना, फिर सरकारी वकील से कोई बड़े पद पे जाना, फिर जज बनना, इसमें कहीं पे भी कोई एग्जाम नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, केवल पैरवी है। तो जो ऐसी व्यवस्था अगर आपकी है जहां पे केवल पैरवी इज दी, तो दिक्कत तो होगी ही होगी। और जो लॉ, जो उनका वो किसी और नियत से कह रहे हैं लॉ कमीशन, पर इस पे भी तो कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि केवल एक ऐसा सिस्टम जहां पे केवल पैरवी इज दी क्राइटेरिया। वैसा बहुत ब्रीफ में अब मुझे खत्म करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वकील होने के लिए भी किसी तरह के एग्जाम की जरूरत नहीं रह गई। First, I should congratulate Fasila for the way she conducted the case in such a difficult sedition law. तो मैं 3 चीज कहूंगा संक्षिप्त में सर। पहला चीज ये है कि पोस्ट रिटायरल पोस्टिंग जजेस की खत्म होनी चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस का काम करते हैं, आर्बिट्रेशन से लेकर हर जगह के सारा जीवन कमाने के चक्कर में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे रिटायर्ड जयस वर्मा साहब, मैं रवि किरण जैन और श्री जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा गए थे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के पहले 2 साल के अंदर हाई कोर्ट के जज हम लोग यहाँ पैरवी चक्कर काटने लगते थे कि पोस्ट रिटायर हमारा कोई एडजस्टमेंट करिए। दूसरी चीज है, कोलेजियम सिस्टम को या तो खत्म करिए या तो उसका पुनरीक्षण करिए। आज इलाहाबाद के अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि संपन्न परिवारों के शहरी और अंग्रेजी बैकग्राउंड के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ जज नियुक्त हो रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के साधारण के कस्बे के रहने वाले पिछड़ी जातियों के दलित, मुसलमान, महिला, आदिवासी को पूरे अपॉइंटमेंट से बाहर रखा जा रहा है।
तो ये कोलेजियम सिस्टम या तो जाए, और नहीं तो ये जो आर्टिकल 148A में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, जो स्ट्रक डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, आपको मालूम 2014, उसको रिवाइव किया जाए और मेरिट के आधार पर जजों की नियुक्ति हो। तीसरी जो उसके बाद आखिरी चीज है, 1993 में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस था, जो जजेस के सेकंड जजेस केस कहा गया था, उसने कहा था कि जजेस के स्ट्रेंथ की टाइम टू टाइम रिव्यू होगा आफ्टर 10 ईयर्स। इलाहाबाद में 93 में 186 जजों की स्ट्रेंथ थी, 93 में वहाँ 80 जज थे, आज भी 186 जज नहीं है। अगर उस जज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजों की कमी है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये सारी कमी, इस कमी को भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन जो समाज शास्त्र है जजों के अपॉइंटमेंट का, उस पर इनको विचार करना चाहिए। कोलेजियम केवल जजों के लड़कों, भतीजों और बहनोई या दामादों को अपॉइंट कर रही है। जी जी, मैं क्लोजिंग फसीला आपसे पूछ रहा हूं। मैं बहुत छोटा क्वेश्चन है और छोटा आंसर। You being a young lady, you feel more secure, more empowered being a lawyer? आपको लगता है कि आप लॉयर हैं तो आप ज्यादा सिक्योर हैं, ज्यादा एम्पावर्ड हैं, दूसरे की मदद करने की स्थिति में? हाँ, ऐसा लगता है, बिकॉज जैसे कि बिकॉज आई नो द लॉ, इट्स ईजियर फॉर मी टू हेल्प पीपल। वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ लॉयर बनना नहीं, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट दैट पीपल जनरली आर अवेयर ऑफ द लॉ एज वेल। और वो I think that level of legal empowerment of people and their knowledge is very important in a democracy like us. ठीक, थैंक यू सो मच। धनंजय जी शायद, हाँ धनंजय जी, शायद हम लोगों का मतलब जो पूरा हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसका सार भी यही होता है कि when a young person of this country says कि उसको इस चीज से ताकत और एम्पावरमेंट मिलता है, तो शायद फिर रहता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी लगता है ना कि 2024 में तो खत्म होने, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक फसीला जैसी लड़ने वाले यंग ब्लड हमारे देश में है, तब तक हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। धनंजय जी, राय साहब, फसीला जी और विप्लव, थैंक यू सो मच।